अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने बात की थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वही सारा पीछे जो हम काम करके आ चुके हैं, हमने एंटी थ्रोम्बोटिक्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की। बिल्कुल जिस तरह हमने वेज़ोडायलेटर्स की बात की थी, वेज़ोडायलेटर्स हमने बात की थी, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक नेचुरल वेज़ोडायलेटर होता है जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कह रहे होते हैं, NO। सही है। अब ये NO जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होता है, सही है। अच्छा, जितनी भी ड्रग्स नाइट्राइट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं, सही है, नाइट्रेट्स का मतलब ये होता है NO2, और नाइट्राइट्स का मतलब NO बेसिकली 3। सही है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं। सही है। जो भी ड्रग्स हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स हैं, वो क्या करती हैं, वो जाके हमारे पास एक फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। सही है। और ये फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जाके हमारे पास सबसे पहले आता है नाइट्रोथायोल। सही है, NOS बना लेता है। सही है। ये नाइट्रोथायोल क्या करता है, हमारे पास गोनानाइल साइक्लेस, जो हमारे पास एक GC एक एंजाइम होता है, वो गोनानाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। सही है। और ये गोनानाइल साइक्लेस क्या करता है, बेसिकली ये CGMP जो है वो बना रहा होता है। सही है। अच्छा, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि ये फिर अब हम सिग्नलिंग पाथवे की तरफ चले जाएंगे, एम्पलीफिकेशन रिसेप्टर एम्पलीफिकेशन की पाथवे की तरफ चले जाएंगे, सेकेंडरी मैसेंजर पे चले जाएंगे। बस आपको इसको इस तरह ही याद करना है। सही है। अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत डेप्थ में चले जाएंगे और चीज़ें मिक्सअप भी हो सकती हैं। सही है। तो खैर ये है कि हमारे पास एक साइक्लिक GMP बन गया। ये साइक्लिक GMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। और प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, जो मायोसिन फिलामेंट है, क्योंकि उनको फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, और फॉस्फेट से बाइंड होने के बाद वो एक्टिन से बाइंड करते हैं, और स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है, और मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। सही है। तो जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे मायोसिन से, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे मायोसिन की, और रिलैक्सेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अच्छा, जितने भी नाइट्रेट्स हैं या नाइट्राइट्स हैं, वो सब क्या है, दे आर द पॉलीओल ईस्टर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। पॉलीओल ईस्टर ऑफ द नाइट्रिक एसिड के जो हमारे पास HNO3 हैं, सही है, उनका हमने क्या बना दिया, उनका हमने ईस्टर बना दिया। सही है। और वो किस फॉर्म में, पॉलीओल फॉर्म में, कि उनमें जो है वो पॉलीओल फॉर्म में जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब ये वेसोडाइलेटर्स बेसिकली हमारे पास करते क्या हैं, सही है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी हमारे पास जो है वो नाइट्रिक जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ऑक्साइड बनाएंगे। सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना के पूरा काम होगा, गोनालाइल साइक्लेस एक्टिवेट होगा। गोनालाइल साइक्लेस एक्टिवेट होने के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो है वो CGMP बनेगा। CGMP बनने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होगा, और जब प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होगा तो हमारे पास जो है वो आगे काम होगा। अच्छा, अब ये अगर हम बात करें तो पॉलीओल्स का मतलब क्या है, पॉलीओल्स ईस्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड, की नाइट्रिक एसिड का हमने ईस्टर बना दिया। और पॉलीओल का मतलब क्या है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उन्हें हम पॉलीओल्स कह रहे होते हैं। ट्रायो हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, दे आर नोन एज द पॉलीओल। सही है। अच्छा, अब ये जो ड्रग्स जो इन नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में आ रही होती हैं, उनका जर्नल एसएआर क्या है, उनका जर्नल एसएआर ये है कि जितनी ज़्यादा ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी। सही है। ड्रग की लिपोफिलिसिटी डिपेंड करती है हमारे पास कि ड्रग में कितने ज़्यादा हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स मौजूद हैं। और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स या तो एलिफेटिक चेन। जितने ज़्यादा ड्रग के अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप मौजूद होंगे, एलिफेटिक चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे, या एरोमेटिक रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे, तो उतनी ज़्यादा ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी। और जितनी ज़्यादा ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो पोटेंट होगी। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का एसआर है। और उतना ही वो लॉन्गर वेसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ड्रग की पोटेंसी जो है वो उसकी ड्रग की पोटेंसी उसकी लिपोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ड्रग का वेसोडाइलेटरी इफेक्ट उसकी लिपोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही है। अच्छा, इन ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर, इस क्लास में जो ड्रग्स आ रही थी उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर जो है वो नंबर ऑफ नाइट्रेट के जरिए क्लासिफाई कर होते हैं। सही है। अच्छा, और ये वाली बात ये है कि नंबर ऑफ नाइट्रेट्स जो है वो उसकी पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, सिर्फ जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स मौजूद हैं उस ड्रग के अंदर उनके नंबर जो है वो उसकी पोटेंसी से रिलेट कर होंगे। सही है। इस बात को हम नीचे जस्टिफाई करते हैं। सही है।
अच्छा, इस क्लास में जो ड्रग्स आ रही होती हैं वो हमारे पास कौन सी आ रही होती हैं? ये सारी ड्रग्स इस क्लास में आ रही होती है। सबसे पहली ड्रग क्या है? सबसे पहली ड्रग है ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट, जिसे हम GTN कह रहे होते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, सही है, 180 हो गया, अल्लाह ना करे 190 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, और उसके नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी तौर पे फर्दर डैमेज से बचाने के लिए या फर्दर जो है वो क्या कहते हैं ब्लड लॉस से बचाने के लिए हम उसको ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट का इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर उसको GTN का इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्टली जाके, सही है। अच्छा, और ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि GTN का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होता है, बेसिकली 30 मिनट के अंदर आ जाता है, और इसका जो ऑनसेट होता है वो 2 मिनट के अंदर आ जाता है, सही है। अब हम ये भी बात करेंगे किस तरह से इसका जो है वो आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ट्राई नाइट्रेट का वर्ड शो कर रहा है आपके पास कि इसमें 3 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद होंगे, सही है। लेकिन हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप होंगे वो उसकी पोटेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, सही है। अगर जितने भी नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप हों, जितने भी नाइट्रेट ग्रुप हों ड्रग्स के अंदर, वो उसकी पोटेंसी से रिलेट नहीं करेंगे। सिर्फ पोटेंसी से क्या रिलेट कर रहा होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, सही है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी, उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, उतना ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास वेसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रेसिस्ट करेगा या लॉन्गर होगा, सही है। अब सेकंड ड्रग कौन सी आती है? इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, 4 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं, सही है। सही है। देन वी हैव द पेंटा एरिथ्रिडायोल टेट्रानाइट्रेट। पेंटा के नाम से ही जरूरत है कि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन मौजूद हैं, सही है। और टेट्रानाइट्रेट का मतलब इसमें 4 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं, सही है। देन वी हैव द आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइड, जिसमें हमारे पास 2 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं, एंड द अमाइल नाइट्राइड, जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 नाइट्राइट ग्रुप मौजूद है, सही है। अब हम इसको इनके स्ट्रक्चर्स को देखकर इनके जो है वो SAR को रख के पूरा जस्टिफाई करेंगे कौन सी ड्रग किससे ज़्यादा जल्दी काम कर रही है, किससे ज़्यादा जिसका ऑनसेट ज़्यादा है, सही है। अच्छा, पहली बात हमने की कि इन ड्रग्स की लिपोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगी उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, उतना देर तक वो अपना वेसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। अब और नाइट्रेट ग्रुप जो है वो पोटेंसी पे डिपेंड नहीं करते। जितने भी ज़्यादा नाइट्रेट ग्रुप आप ड्रग में मौजूद कर लें उसकी पोटेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पोटेंसी इस पर डिपेंड करिए, कार्बन के ऊपर डिपेंड करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करिए, सही है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप के ऊपर डिपेंड करिए। अब सबसे पहली ड्रग देखें ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइड। ट्राइनाइट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, सही है। ये सस्टेक ये जो है वो बेसिकली GTN की फॉर्म में हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है, सही, इंजेक्शन की फॉर्म में होती है ये, सही है। और इसके ये जो है वो सबकुटेनियस नहीं वो बकल जो है वो क्या कहते हैं रिलीज टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं अंडर द सब लिंगुअल टैबलेट की तौर पे ये अवेलेबल होती है। बेसिकली बकल पाउच में भी ये इसको प्लेस कर रहे होते हैं ताकि एकदम से हमारे पास ये ब्लड प्रेशर को कम कर दें, सही है। अच्छा, अगर आप ग्लिसरल ट्राइनाइट को देखें तो इसके आपके पास कितने कार्बन हैं, कितने इसके पास नाइट्रेट है? 1 2 3 नाइट्रेट इसमें मौजूद है। नाइट्रेट पीछे मैंने गलत बता दिया था, नाइट्रेट हमारे पास NO3 को कहते हैं और नाइट्राइट हमारे पास NO2 होता है, सही है, अभी करेक्ट कर लीजिएगा, सही है। अच्छा, अब इसके पास कितने ग्रुप मौजूद हैं? इसके पास 3 जो है वो बेसिकली जो है वो नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं, और हमने बात की थी नाइट्रेट ग्रुप पे उसकी पोटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही, सही है। और इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 और 3 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है, सही है। अच्छा, सेकंड अगर हम बात करें अमाइल नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट में बेसिकली एक नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, उसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4 कार्बन है, और ये एक ब्रांचिंग भी है, 5 कार्बन है, सही है। अच्छा, 5 कार्बन है इसके पास और एक नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, सही है। अच्छा जी, सेकंड वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन और अमाइल नाइट्रेट को कंपेयर करें तो हमने ये बात की थी जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बात यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रही। अमाइल नाइट्रेट एक्सेप्शन है, अमाइल नाइट्रेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो
बहुत कम है, बहुत जल्दी अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 1 मिनट है, सही है। अच्छा, अमाइल नाइट्रेट जो है वो बेसिकली हमारे पास इनहेल्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसकी डोजेज फॉर्म चेंज है, ये पल्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसको हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा, तो ये एक एक्सेप्शन हो गई, इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे SAR से रिलेट नहीं कर रही, सही है। सेकेंड हम देखें ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट को। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट में 3 कार्बन एटम है, सही है, और 3 ही हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं एरिथ्रिटाइल ट्राइनाइट्रेट टेट्रानाइट्रेट पे। एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट पे देखिए तो टेट्रानाइट्रेट का मतलब इसमें जो है वो 4 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद है, सही है। और इसमें कितने कार्बन मौजूद है? 1 2 3 4 ही इसमें कार्बन मौजूद है, सही है, सही है। यानी कि ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट में 3 कार्बन मौजूद थे और 3 ही नाइट्रेट ग्रुप मौजूद थे। नाइट्रेट ग्रुप पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती, सिर्फ हम कार्बन ग्रुप को काउंट करेंगे क्योंकि एरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट में कार्बन ज़्यादा हैं। तो एरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, यहाँ पे आप देखें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? 180, 3 टाइम कितना बेसिकली 6 टाइम ज़्यादा है किससे? नाइट्रोग्लिसरीन से और ट्राइनाइट्रेट से, यानी कि एक कार्बन एटम बढ़ाने से 6 टाइम्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमने इस SAR को जस्टिफाई कर लिया कि अगर हम कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, सही है। अच्छा, अब आप देखें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट में क्या है? 2 नाइट्रेट ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या किया, अब कार्बन देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन मौजूद हैं, ये फ्यूज्ड हुए हैं, इनको हम जो है वो काउंट नहीं करें, ये जो है वो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज्ड हुए हैं, सही है। ये हमारे पास फ्यूज्ड हुए हैं, 5 6 कार्बन मौजूद हैं, सही है। बेसिकली 1 कार्बन 2 कार्बन, सही है, 3 कार्बन 4 कार्बन, सही है, 4 कार्बन मौजूद हैं और 2 नाइट्रो ग्रुप मौजूद हैं, सही है। इसके अलावा क्योंकि ये जो कार्बन है बेसिकली ये जो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद होने की वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा इंटरमीडिएट है, सही है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट है और बेसिकली ड्यूरेशन भी इंटरमीडिएट है, सही है। अच्छा, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट के अंदर 3 कार्बन है, एथराइल के अंदर 4 कार्बन है, इसमें अगेन वी हैव द 4 कार्बन और फ्यूज हुए हैं वो, सही है। और अगर हम पेंटा एथ्रीटायोल टेट्रानाइट को देखें तो उसमें हमारे पास 4 नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, लेकिन उसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन मौजूद हैं। तो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का अगर हम एक ट्रेंड बनाएं कि किसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बेसिकली सबसे कम है और किसका सबसे ज़्यादा है, सबसे कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका है? अमाइल नाइट्रेट का है। फिर उससे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोग्लिसरीन का है। फिर उससे ज़्यादा किसका है? आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट का है जो कि इंटरमीडिएट है। फिर उससे ज़्यादा किसका है? एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट का है, ETN। फिर उससे ज़्यादा किसका है? PTN का है, सही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है, सही है। इसके पास 5 कार्बन थे, सही है, लेकिन अमाइल नाइट्रेट इनहेल्ड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, इसलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत कम है, सही है। ग्लिसराइल नाइट्रेट के पास 3 कार्बन थे, सही है। आइसोसोर्बाइड के पास 4 कार्बन थे लेकिन वो फ्यूज्ड फॉर्म में थे, तो वो इंटरमीडिएट एक्शन था, सही है। एरिथ्रिटाइल के साथ हमारे पास 4 कार्बन थे, सही है। तो और पेंटा के पास 5 कार्बन थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता चला है, यानी कि पोटेंसी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और पेंटा एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट सबसे ज़्यादा पोटेंट है, सही है। उसके बाद लेस पोटेंट ये है, उसके बाद उससे लेस ये है, और नाइट्रोग्लिसरीन एज कम्पेयर टू दिस सबसे लेस पोटेंट है, और अमाइल नाइट्रेट तो सबसे ही जो है वो बेसिकली हमारे पास लेस पोटेंट, लेकिन इसका ऑनसेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आके हमने इन सबको जो है वो डिस्कस कर लिया, सही है। तो ये हम ये वाली बात यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे आके हमने एंटी जो है वो एंजाइनल भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो क्लास आती है दूसरी वो आती है एंटी एरिथमिक। एंटी एरिथमिक में सिर्फ हमें क्या डिस्कस करना है? हमें मेम्ब्रेन डिस्प्रेसेंट ड्रग्स डिस्कस करनी है, सही है। बाकी हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कवर कर चुके हैं,
रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्गेटर्स में भी कोई इतने ऐसे आने और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अच्छा, एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया इज द चेंज इन द कार्डियक रिदम। अब वो कार्डियक रिदम बढ़ भी सकती है, कार्डियक रिदम कम भी हो सकती है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल में डिस्टरबेंस आने की वजह से कार्डियक रिदम में चेंज होता है, या तो ब्रेडिकार्डिया या तो टेकिकार्डिया, फ्लटरेंस, फिब्रिलेशन। इसको मैं डेप्थ में नहीं जा रही, आप लोगों को पता होगा, सही है। अच्छा, सिर्फ एक बात ये कि एंटी एरिथमिक ड्रग क्या करती हैं, ये एंटी एरिथमिक ड्रग हमारे पास डिफरेंट आयन चैनल्स पे काम कर रही होती हैं और एक्शन पोटेंशियल को स्टेबलाइज कर देती हैं, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को स्टेबल करके एरिथमिया को सही कर रही होती हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट है, बेसिकली एंटी एरिथमिक ड्रग्स की जो है वो 5 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। क्लास 1 को हम कहते हैं मेम्ब्रेन डिप्रेसेंट एजेंट्स, और क्लास 1 की भी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, सही है। बेसिकली हमारे पास विलियम्स और सिंह ने जो है वो 4 क्लासेस दी थी कि एंटी रिदमिक ड्रग्स की 4 क्लासेस होती है, लेकिन मैं 5 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 5th क्लास होती है वो मिसलिनियस एजेंट होते हैं, सही है। और फिर उन्होंने कहा, और फिर हमारे पास उन्होंने कहा कि जो क्लास 1 है उसकी भी फर्दर जो है वो 3 क्लासेस होती हैं, उन्होंने हैरिसन ने कहा था, सही है। अच्छा, क्लास 2 कौन सी है? बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें प्रोपेनोलोल, सोटालोल और मेटोप्रोलोल आ रही होती है, सही है। यहाँ पे मेटिनोलोल इस्तेमाल नहीं करते एज एन एंटी एरिथमिक के तौर पर, सही है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा सेलेक्टिव होती है। क्लास 3 कौन सी है? रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्गेटर्स, सही है। और क्लास 4 कौन सी है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। और क्लास 5 जो है वो मिसलिनियस एजेंट, इसमें एडिनोसिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डिजॉक्सिन, सही है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेम्ब्रेन डिप्रेसेंट एजेंट्स को, सही है। मेम्ब्रेन डिप्रेसेंट एजेंट से मतलब क्या है कि दे आर आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो कि मेम्ब्रेन के चार्ज को स्टेबलाइज कर देती हैं, सही है। ये क्लास 1 है। अब क्लास 1A की भी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास क्या है? क्लास 1A, इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लास 1A में ऐसी ड्रग्स आ रही होती हैं जो कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के ड्यूरेशन को बढ़ा देती हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है कि जिसमें हमारे पास जब एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो हार्ट रिसीव कर लेता है तो वो डायरेक्टली दूसरा एक्शन पोटेंशियल रिसीव नहीं करता, वहाँ पे एक गैप आ जाता है, सही है। तो वो क्या करती हैं बेसिकली कि जो एक पार्ट ऑफ हार्ट है वो एक दफ़ा जब स्टिमुलेट हो गया तो वो दोबारा स्टिमुलेट ना हो, वो थोड़ी देर बाद स्टिमुलेट हो। एक्शन पोटेंशियल में एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल के दरमियान गैप हो, उस गैप को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता तो हमारे पास हार्ट धड़कता रहता धड़कता रहता धड़कता रहता और एक टाइम आता कि हार्ट अरेस्ट में चले जाता। तो अल्लाह ताला ने क्या रखा है? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि हार्ट अपना काम भी अच्छी तरह से स्मूथली परफॉर्म करे और एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल में और दूसरे एक्स्ट्रा पोटेंशियल में थोड़ा सा जो है वो गैप रहे, सही है। तो ये ड्रग क्या करती हैं? ये ड्रग इसी गैप को जो है वो बेसिकली बढ़ा देती हैं, सही है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि अगर हमारे पास जो है वो ये गैप कम होगा तो एक एक्शन पोटेंशियल और दूसरे एक्शन पोटेंशियल के दरमियान जब गैप कम होगा तो इसका मतलब उसके अंदर टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, हार्ट जोर जोर से धड़क रहा होगा। तो ये ड्रग्स किस में इस्तेमाल की जाएंगी? ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है वेंट्रिकुलर ट्रैकी एरिथमियाज के अंदर, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स जो है वो बेसिकली हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज कर देती हैं और एक्शन पोटेंशियल के दरमियान गैप को इंक्रीज कर देती हैं, सही है। अब इस क्लास 1A में कौन सी ड्रग्स आ रही होती हैं? क्यूनिडीन, सही है, प्रोकेनामाइड, एंड देन वी हैव द कौन सी आ रही थी? प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन, एंड देन वी हैव द डाइसोपायरामाइड, सही है। इन तीनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करते तो हम इनका कोई प्रोटोकॉल ऐसे नहीं पढ़ रहे। क्यूनिडीन एक इनकी प्रोटियोटाइप है। क्यूनिडीन जो है वो बेसिकली हमारे पास ऑप्टेन होती है, बेसिकली एक नेचुरल ड्रग थी, सही है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास एक क्यूनिन होती है और एक क्यूनिडीन होती है, सिंकोना अल्कलॉइड, सिंकोना बार्ट से हमारे पास ये ऑप्टेन होती है और इसके एंटी रिदमिक इफेक्ट होते हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास क्या कहते हैं क्यूनाजोलिन रिंग, क्यूनाजोलिन रिंग है, ये बहुत क्यूनोलिन रिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एक्टिविटी के लिए। और ये मिथॉक्सी ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए, बस इसका यही एसआर है। प्रोकेनामाइड बेसिकली एक अमाइड कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है।
लेकिन इसके साथ साथ इसके कार्डियक एक्शंस भी होते हैं, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिप्रेस कर देता है, सही है। तो इसमें ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो है वो एक्टिविटी के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो है वो अमाइड ग्रुप भी इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पैरा अमाइन ग्रुप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, डायसोपैरामाइड के स्ट्रक्चर में वही टर्मिनल अमाइनो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेंजीन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जो है वो क्या कहते हैं एक्टिविटी के लिए। बस इसकी यही वाली बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सही है। अब क्लास 2B में क्या आ रही होती है, क्लास 2B में ऐसी ड्रग्स आ रही होती हैं जो कि सोडियम चैनल्स पे काम कर रही होती हैं, सही है। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, बेसिकली जब सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाते हैं, सही है, और डीपोलराइजेशन करवा रहे होते हैं। अब सोडियम चैनल बार बार जब एक्टिवेट हो रहे होंगे तो एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी आ रहा होगा, सही है, और हार्ट जल्दी जल्दी जो है वो क्या कर रहा होगा, बीट कर रहा होगा। तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग जाके सोडियम चैनल से बाइंड करती हैं और वहाँ से जो है वो रैपिडली डिसोशिएट हो जाती हैं, सही है। और इन जब वो रैपिडली डिसोशिएट हो रही है, वो देर तक सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करी, तो इनकी जो पोटेंसी होती है वो सबसे कम होती है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आ रही होती हैं, लिडोकेन, टोकेनाइड एंड देन फिनोटोइन, सही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एसआर मौजूद है लिडोकेन का और टोकेनाइड का, सही है। अच्छा, और फिनोटोइन का कोई इतना प्रोलॉन्ग एसआर नहीं है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नहीं याद रखना है कि इसमें फिनोटोइन ड्रग मौजूद है, सही है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी ड्रग आ रही थी, लिडोकेन एंड द टोकेनाइड। अगर आप लिडोकेन एंड टोकेनाइड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे अगेन वी हैव द अमाइड, सही है, एंड देन वी हैव द अमाइनो। तो बेसिकली ये लिडोकेन एज एन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पे मौजूद थी, और ये जो लिडोकेन है बेसिकली ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, अमाइनो, सही है, अमाइड क्लास से जो है वो बिलोंग करती है, सही है। अच्छा, अगर आप लिडोकेन के स्ट्रक्चर को देखें तो लिडोकेन जो है वो बेसिकली हमारे पास इसमें क्या है, बेसिकली लिडोकेन और टोकेनाइड में फ़र्क क्या है, लिडोकेन और टोकेनाइड में बेसिकली लिडोकेन में हमारे पास जो भी सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है वो हमारे पास इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे हुई है। इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप पे क्या कौन सा ग्रुप मौजूद है, डाई इथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, सही है। लेकिन अगर आप टोकेनाइड में देखें तो टोकेनाइड में क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर जो कार्बन है उस पर सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, और ये अमाइन ग्रुप पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई हुई, सही है। इसमें ये फ़र्क है, सही है। एक और दफ़ा मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली लिडोकेन और टोकेनाइड में बेसिकली अमाइड ग्रुप तो सेम है, सही है, और बीच में जो कार्बन मौजूद है वो जो है वो बेसिकली उसमें जो है वो फ़र्क आ रहा है, और इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप में फ़र्क आ रहा है। लिडोकेन में क्या है, बीच वाला कार्बन जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, सही है, और जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो टर्मिनल वाला नाइट्रोजन है उस पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। इसी का उल्टा क्या है, टोकेनाइड में है। टोकेनाइड में क्या है, बेसिकली हमारे पास कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, और अमाइन जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में मौजूद है, सही, NH2 की फॉर्म में मौजूद है। इससे फ़र्क क्या हुआ, लिडोकेन में जो है वो बेसिकली जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मौजूद है तो लिडोकेन जो है वो बेसिकली इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाती है, सही है। बनिस्बत इसके हमने क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने इस अमाइन ग्रुप पे जो डाइथाइल ग्रुप था उसको हटाकर क्या कर दिया, हमने जो है वो सिंपल अमाइन ग्रुप लगा दिया, और सिर्फ हमने कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर दी, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सी ड्रग बनी, टोकेनाइड बनी। और जब हमने इस अमाइन ग्रुप को फ्री या प्राइमरी अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो इस ड्रग की ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये ड्रग जो है वो ओरल बायोअवेलेबल हो गई। जो प्रॉब्लम लिडोकेन की वजह से आया था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बस ये वाली बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्लास 1C में क्या हो रहा होता है, बेसिकली ये ड्रग जो है वो स्लोली पोटेशियम चैनल से डिसोसिएट कर रही होती है। क्लास 1B वाली जल्दी डिसोसिएट कर रही थी, क्लास 1C वाली स्लोली डिसोसिएट करती हैं, और जो है वो सोडियम चैनल को स्लोली डिसोसिएट करती हैं, और हमारे पास जो है वो कंडक्शन टाइम को जो है वो बढ़ा रही होती हैं, कंडक्शन टाइम को स्लो कर रही होती हैं, सही है। ये वाली बात जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली, और इसमें हमारे पास मोरिसिजीन आ रही होती है, फ्लेकेनाइड और एंगेनाइड आ रही होती है, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ की लास्ट स्लाइड है। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सारी बातें यहाँ पर आएंगी। ये एराइल प्रोपाइल ऑक्सीअमाइन डेरिवेटिव्स होते हैं,
सही है। और वही वाली बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 3 में कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, फिनाइल अल्काइलामाइन है। और क्लास 4 कौन सी है? रीपोलराइजेशन प्रोलोंगेटर्स। और इन रीपोलराइजेशन प्रोलोंगेटर्स में हमारे पास कौन सी ड्रग आ रही होती है? अमायोडरोन। इसका भी कोई प्रोटोकॉल एसएआर मौजूद नहीं है। और ये जो ड्रग है सेकंड, वो बिटाइलियम टोसिलेट आ रही होती है। बिटाइलियम टोसिलेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके साथ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है। यहाँ पे आके हमने अपना कार्डियोवैस्कुलर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया होपफुली। बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप जो है वो एक पेज पे हर किसी की ड्रग और हर किसी की क्लास बनाकर उनमें जो ड्रग्स मौजूद हैं उनको अच्छी तरह डिस्कस करके इसके ऊपर कमांड हासिल कीजिएगा और फिर जो है वो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।